हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट कर दिया था और इनिशियल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कि जब भी किसी मेटल प्लेट पर अगर लाइट स्ट्राइक करेगी तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का हमने फॉर्मूला भी लिखा था। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो h न्यू माइनस वर्क फंक्शन इसके बराबर हो। उसके बाद में हमने ये डिस्कस किया था कि जो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो यहाँ से बहुत क्लियरली दिख रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड नहीं करेगी। यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है बट फोटो इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट होते हैं। इसी में एक और टर्म अब हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं विच इज फोटो करंट। फोटो करंट क्या होती है? फोटो करंट देखते हैं। लेट्स से ये कोई ग्लास चेंबर है जिसमें आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट वैक्यूम हमने क्रिएट कर दिया। समथिंग लाइक इस तरह का कुछ अरेंजमेंट हमने बना दिया और अब इस मेटल प्लेट पर हमने फोटॉन से स्ट्राइक करवाया और इन फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी है। तो हमने क्या देखा कि इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां पहुंच जाते हैं, यहां पर पहुंच जाते हैं। अब यहां से अगर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो यहां पहुंचेंगे ये इस वायर के थ्रू फिर मूव करेंगे और वापस से यहां पहुंच जाएंगे। फिर से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, इस वायर के थ्रू मूव करते हुए यहां पहुंचेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पर फोटोन स्ट्राइक करने के कारण इस वायर में एक करंट फ्लो कर रही है, इस वायर में एक करंट फ्लो कर रही है। इस करंट को कहा जाता है फोटो करंट। यानी बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें तो लिख सकते हो करंट प्रोड्यूस्ड बाय photoelectrons is called photocurrent। is called photocurrent। ठीक है, तो अब यहां पर मैं आपको बता दूं ये जो फोटो करंट है इस तरह के अरेंजमेंट को फोटो सेल भी कहा जाता है, फोटो सेल भी कहा जाता है। और बहुत जगह पर थेफ्ट कंट्रोल को रोकने के लिए, यानी थेफ्ट को रोकने के लिए इस तरह के फोटो सेल्स भी यूज किए जाते हैं। समथिंग लाइक दैट, इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट होता है कि मान लीजिए कोई लॉक है या जो डोर का हैंडल है वहां पर आपने एक छोटा सा ऐसा कोई फोटो सेल लगा दिया और यहाँ पर कुछ आपने इस सर्किट के थ्रू कुछ सायरन या कुछ लाइट आपने लगा दी। तो होता क्या, जैसे इस पर टॉर्च से लाइट गिरेगी, सपोज इस मेटल प्लेट पर लाइट गिरती है तो इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ऑब्वियसली ये मेटल प्लेट ऐसी होनी चाहिए जिससे इजीली इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। तो जब इस मेटल प्लेट पर किसी टॉर्च से लाइट गिरेगी तो क्या होगा, इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो इस दूसरे एंड पर पहुंचेंगे और उसके कारण इस सर्किट में करंट फ्लो करेगी। तो अगर यहाँ से आपने कुछ सायरन या कुछ कनेक्ट कर दिया तो सायरन बजने लगेगा। जैसे ही टॉर्च गिरेगी सायरन बजने लगेगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट किए जाते हैं, फोटो सेल बोला जाता है। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होता है वो फोटो करंट का ही होता है। तो सीधा करंट प्रोड्यूस्ड बाय फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो करंट। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन अगेन ये आता है कि ये जो फोटो करंट है वो किस पर डिपेंड करती है, फोटो करंट किस पर डिपेंड करती है। तो हमें दो फैक्टर्स हर जगह जो हम कंपेयर चेक कर रहे हैं, जैसे हमने देखा था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को भी हमने देखा था कि क्या वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है या फोटो इंटेंसिटी पर। तो यहां पर भी अब हमें ये देखना है कि ये जो फोटो करंट है ये किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर या फोटो इंटेंसिटी पर। तो पहले तो सेकंड फैक्टर की बात करते हैं, फोटो इंटेंसिटी। जितने ज्यादा फोटोन स्ट्राइक होंगे
उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन सर्किट में भी फ्लो करेंगे, तो करंट भी ज्यादा होगी। तो ये तो क्लियर है कि जो फोटो करंट है, फोटो करंट है, वो डिपेंड्स ऑन फोटो इंटेंसिटी, डिपेंड्स ऑन फोटो इंटेंसिटी। बट सेकंड क्वेश्चन आता है, फोटो करंट क्या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है या नहीं करती? क्या लगता है? सोचो। एक थॉट तो ये आता है सिंपल सा कि हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की, नंबर ऑफ फोटॉन्स तो चेंज नहीं किए। जितने पर सेकंड फोटॉन्स पहले स्ट्राइक कर रहे थे अभी भी उतने ही कर रहे हैं, तो जितने पहले इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे थे अभी भी उतने ही होंगे। हाँ, यहाँ पर हम मान रहे हैं कि सारे फोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर रहे हैं। इस एंगल से देखा जाए तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक और दूसरा एंगल आता है कि अगर फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ा दी तो इन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ये ज्यादा फास्ट मूव करेंगे, ज्यादा फास्ट मूव करेंगे। तो क्या कहते हो, ज्यादा फास्ट अगर ये मूव करेंगे तो करंट बढ़नी चाहिए, लगता तो स्पीड बढ़ गई काइनेटिक एनर्जी भी बढ़नी चाहिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्पीड बढ़, जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ गई तो करंट भी बढ़नी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, केवल किस पर डिपेंड करता है, फोटो करंट। इसको समझाता हूं मैं आपको कि क्यों फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। जो ये फील है ना स्पीड वाला, कि स्पीड फास्ट होगी तो जल्दी मूव करेंगे, जल्दी मूव करेंगे तो करंट भी बढ़ेगी, ये सही नहीं है। इसको ऐसे समझते हैं, लेट्स से ये दो मेटल प्लेट्स हम यहां कंसीडर करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर समथिंग, या कुछ भी आप ले लो 12 समथिंग। मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, थ्री सेंटीमीटर, 3 और फाइनली 3, और यहां पर मैंने इसको ब्रेक कर दिया 4 और 4, ठीक है। यहां पर भी फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, यहां पर भी फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, बट यहां पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये फ्रीक्वेंसी ν2, ये फ्रीक्वेंसी ν1, एंड ν2 इज ग्रेटर देन, नहीं, ν2 इज लेस देन ν1, ν1 ज्यादा है, ν2 कम, ठीक है। अब क्या होगा, इमेजिन करो यहां पर भी एक फोटोन स्ट्राइक करता है कम फ्रीक्वेंसी वाला, और यहां पर भी स्ट्राइक करता है ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला। यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। सिंस इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो कोई सा भी टी टाइम ले लें, टी टाइम ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कम स्पीड से मूव करेगा। तो टी टाइम में ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। अब टी टाइम के बाद यहां पर भी एक और फोटोन स्ट्राइक कर रहा है और यहां पर भी एक और फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। टी टाइम के बाद एक एक फोटोन फिर से स्ट्राइक किया, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा, और 2t टाइम होते होते कह सकते हो कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकला है वो यहां पहुंच जाएगा, और जो पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था वो यहां आ जाएगा। सिमिलरली जो सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां से निकला वो यहां पहुंच जाएगा, और जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला वो यहां पहुंच जाएगा। कितने टाइम के बाद? 2t टाइम के बाद। 2t टाइम के बाद जो पोजीशन होगी, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां होगा, ठीक है। फिर क्या होगा? 3t टाइम, फिर से एक इलेक्ट्रॉन यहां स्ट्राइक कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां स्ट्राइक कर रहा है, और 3t टाइम पर एक सेकंड, 0 पर स्ट्राइक किया, टी टाइम पर ये सिचुएशन होगी, टी टाइम पर दूसरा फोटोन स्ट्राइक किया,
2t टाइम पर ये सिचुएशन होगी, 2t टाइम पर ये सिचुएशन, ठीक है। अब 2t टाइम पर यानी पहले 0 पर स्ट्राइक किया, t टाइम पर स्ट्राइक किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, यहां से भी और यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अब 2t टाइम पर तीसरा फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, 2t टाइम पर तीसरा फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी। और 3t टाइम तक क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा। ये किस टाइम पर हो गया, 3t टाइम पर, ठीक है। कह सकते हो कि यहां पहला इलेक्ट्रॉन पहले पहुंचा, यहां फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पहले पहुंच गया, अभी तक यहां पर नहीं पहुंचा। अब क्या होगा, 3t टाइम पर यहां पर भी एक और फोटोन स्ट्राइक किया, यहां पर भी एक और फोटोन स्ट्राइक किया, ये वाला आगे आ जाएगा, ये वाला यहां पहुंच जाएगा, ये वाला यहां पहुंच जाएगा, यहां वाला यहां आ जाएगा। लेकिन अब 3t टाइम पर एक और फोटोन स्ट्राइक करता है, तो 4t टाइम पर क्या सिचुएशन होगी, 4t टाइम पर क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहां पहुंचेगा और यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा 4t टाइम पर। इसकी जगह कोई और आ जाएगा, इसकी जगह कोई और आ जाएगा, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया। अब 5t टाइम पर भी क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। ऑब्वियसली इनकी स्पीड ज्यादा है, इनकी स्पीड ज्यादा है, लेकिन अब क्या होगा, हर t टाइम में यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, इसकी जगह कोई और आ जाएगा, इसकी जगह कोई और आ जाएगा। फिर t टाइम में यहां इसकी जगह कुछ जो होगा वो यहां पहुंच जाएगा, यह वाला यहां पहुंच जाएगा। यानी पहला इलेक्ट्रॉन यहां जरूर पहले पहुंचा है, पहला इलेक्ट्रॉन जरूर यहां पहले पहुंचा है, लेकिन उसके बाद जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे वो जितने यहां होंगे उतने ही यहां होंगे, चाहे इनकी स्पीड ज्यादा हो, इसकी स्पीड। समझ में आज मेरी बात। एक्चुअली स्टेकिंग होगी यहां पर, स्टेकिंग जो है, यूं मान के चलो इलेक्ट्रॉन की स्टेकिंग दूर दूर है, एक यहां तो दूसरा पीछे, फिर और पीछे। यहां इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे के ज्यादा पास में, ज्यादा पास में इकट्ठे हो गए, यहां पास में, यहां दूर दूर है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचने हैं, जितने यहां पहुंचेंगे उतने ही यहां पहुंचेंगे। और भी बहुत सारे तरीके, यही चीज आई थिंक फिजिक्स में आप आगे फ्लूइड्स में पढ़ोगे, बर्नौलीज थ्योरम और उससे पढ़ोगे, तो ये बहुत आसान है। जितना मैंने समझाया उसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। इसको आप एक दूसरे एग्जांपल से ऐसे भी समझ सकते हो कि लेट्स से एक पानी की मोटर है, उसकी कैपेसिटी कुछ होगी, लेट्स से 10 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी। अब आप क्या करते हो, उसको एक पाइप से कनेक्ट कर देते हो। लेकिन 2 मोटर्स थी, एक सेम कैपेसिटी की, लेकिन एक को हमने एक बड़े डायमीटर वाले पाइप से कनेक्ट किया और एक को हमने छोटे डायमीटर वाले पाइप से कनेक्ट किया। एक को बड़े डायमीटर वाले से, एक को छोटे डायमीटर, ठीक है। मोटर की कैपेसिटी सेम है, मोटर तो पर मिनट 10 लीटर पानी जो है वो थ्रो करेगी, पर मिनट 10 लीटर पानी वो थ्रो करने वाली है। अब क्या होगा, पाइप से आपने कनेक्ट कर दिया, क्या होगा, जो कम डायमीटर वाला पानी था उसमें जब पानी मूव करेगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और जो ज्यादा डायमीटर वाला पाइप है उसमें पानी की स्पीड कम होगी। लेट्स से दोनों पाइप की लेंथ इक्वल है, तो होगा क्या, जो जहां कम डायमीटर वाला पाइप था ना, वहां से पानी जल्दी बाहर निकलेगा, लेकिन जैसे ही दोनों पाइप से एक बार पानी बाहर निकलने लगा, फिर दोनों से पर मिनट पानी की जो क्वांटिटी आपको मिलेगी वो सेम होगी। जिसका डायमीटर कम है उस पाइप में पानी की स्पीड ज्यादा है, जहां डायमीटर ज्यादा है वहां पानी की स्पीड कम है, लेकिन नेट फाइनल आउटपुट जो इधर मिलेगा वो तो सेम मिलेगा। जितना वॉल्यूम आएगा उतना ही जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतने ही यहां पहुंचेंगे। और इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे वो तो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर, स्पीड पर नहीं। जितना पानी आएगा उतना ही जाएगा, स्पीड कम या ज्यादा से नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेगा। तो बात समझ में आई होगी। तो एक लाइन यहां पर लिख लीजिए, ये तो लिख ही चुके हैं बट इंपॉर्टेंट करके इसको लिख लेना, फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये लाइन याद रखना, आपको इस लाइन से मतलब है कि फोटो करंट किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर या फोटो इंटेंसिटी। आगे बढ़ते हैं। देन
यहीं पर अब हम एक और पैरामीटर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है ये? इस वायर हमें दिख रहा है कि यहां से करंट फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा रहे हैं। अब हमने क्या किया, इन प्लेट्स को एक और किसी लाइट के सोर्स से कनेक्ट कर दिया, जिसके कारण यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी आपने क्या किया, इसे हम बोलते हैं, यहां पर हमने पोटेंशियल अप्लाई किया। पोटेंशियल दो तरह का होता है, एक नेगेटिव पोटेंशियल बोला जाता है और एक पॉजिटिव पोटेंशियल बोला जाता है। पहले इसको थोड़ा समझते हैं, फिर इस पर्टिकुलर पार्ट पर आएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और यहाँ पर आपने एक प्लेट रख दी जिसमें पॉजिटिव चार्ज है समथिंग, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर पुल करेगा, तो जिसके कारण इसकी स्पीड जो है और बढ़ जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसको यूं मान लीजिए कि लेट्स से ये दो प्लेट्स हैं, यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, आपने इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, किसी सोर्स से बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको और इसको, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लेट इसको रिपेल करेगी, ये प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा दिया। लेट्स से आपने अगर V पोटेंशियल लगाया तो इस V को हम बोलते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल जिस पर Q चार्ज है और इस तरह से दो प्लेट्स के बीच में आपने V पोटेंशियल लगाया है, तो उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी QV से चेंज हो जाएगी। QV से यानी जो चार्ज पार्टिकल को यहाँ से वो जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी QV से चेंज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह क्या लिख सकते हैं हम, E 1.6 × 10⁻90। फिर से बोलूं, एक चार्ज पार्टिकल जो कि यहाँ से यहाँ पहुंचता है, इस पर आपने अगर V पोटेंशियल लगा दिया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी QV से बढ़ जाएगी। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो यहाँ पहुंचते पहुंचते उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, QV हो जाएगी, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। लेकिन आप चाहो तो आप रिटार्डिंग पोटेंशियल भी लगा सकते हो। लेट्स से यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी ऑलरेडी अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन अब आपने यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, इसे हम कहते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल जो कि स्पीड को कम करेगा। तो कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी QV से कम हो जाएगी, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका आप EV भी कह सकते हो, E और V भी कह सकते हो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, लेकिन अब मान लेते हैं, पहले इक्वेशन दे देता हूं सिंपल, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन accelerated by 5 volt, initial kinetic energy 0, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, QV यानी E × 5 1.6 × 10⁻⁻90 × 5
ये चार्ज कूलॉम्स में और ये वोल्ट में आपने पुट कर दिया, वोल्ट में, तो ये जूल में, ये एनर्जी किस में आ गई, जूल में। और जूल को अगर हमें वापस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, बहुत कम है कैसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी की यूनिट है लेकिन वो बहुत कम है, तो इसको अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां लिख रहा हूं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, -19 जूल। तो इसको अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, इससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कितनी आ जाएगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आप 5 वोल्ट से एक्सीलरेट करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, 10 वोल्ट से करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, 2 वोल्ट से करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, अगर इनिशियली वो रेस्ट पर है तो। कन्वीनियंट टर्म आ गई। तो अगर आपने यहां पर लेट्स से इनिशियल, पहले मैं एक्सीलरेटिंग की बात कर रहा हूं, यहां पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 और आपने 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है एक्सीलरेटिंग, तो यहां पहुंचते पहुंचते उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर आपने यही रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाया तो यहां पहुंचते पहुंचते उसकी काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो जाएगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो जाएगी। हाँ, लेकिन उसके लिए यहां पर स्टार्टिंग में एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए। अगर मान लो स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहां पहुंचते पहुंचते 5 कम हो जाएगी, तो ये जब ये फाइनली इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इनिशियली 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहां पहुंचते पहुंचते कितनी रह जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 8 है तो यहां पहुंचते पहुंचते कितनी रह जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन सोचो अगर यहीं पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो फिर क्या? अब आप कह सकते हो यहां पहुंचते पहुंचते बीच में ही कहीं उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, बीच में ही इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचेगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अब क्या होगा, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, क्योंकि रिटार्डिंग पोटेंशियल लगा रहे हो, ये अपोज कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं से वापस रिवर्ट, इलेक्ट्रॉन यहीं से वापस रिवर्ट हो जाएगा, यानी उस प्लेट तक पहुंचेगा ही नहीं, बीच में से ही लौट जाएगा। जिनकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो यहीं से कहीं लौट जाएंगे, जिनकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो और पहले से लौट जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन काइनेटिक एनर्जी कितनी है। ठीक है, ये बात समझ में है। अब मैं यहां पर आ रहा हूं, हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं है, वेरी करती, 0 से के मैक्स के बीच में वेरी करी, किसी की कम है तो किसी की ज्यादा है। मान लेते हैं यहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 5 इलेक्ट्रॉन। कितनी? 5 इलेक्ट्रॉन। यानी क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे होंगे, कुछ 4 से, कुछ 3 से, कुछ 2 से, कुछ 0.5 से, इस तरह से। सबकी सेम तो है भी नहीं। अब आपने क्या किया, नेगेटिव पोटेंशियल लगाया, रिटार्डिंग पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल। मान लेते हैं नेगेटिव पोटेंशियल आपने कितना लगाया 3 वोल्ट। क्या होगा, कह सकते हो कि जो भी इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पहुंचते पहुंचते 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो जाएगी। लेकिन जिनकी काइनेटिक एनर्जी यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, क्या होगा, वो जब यहां पहुंचेंगे तो अभी भी उनकी काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो यहां से टकरा जाएंगे। लेकिन जिनकी काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ी सी कम है, कह सकते हो जिनकी काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ी सी कम है, वो इलेक्ट्रॉन यहां तक तो पहुंचेगा, लेकिन जैसे ही प्लेट को टच करने वाला होगा रिवर्ट हो जाएगा। जिनकी काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो तो कहीं यहीं पर 0 हो जाएंगे, वो यहीं से लौट जाएंगे। जिनकी काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो यहीं से लौट जाएंगे। यानी अब केवल वही इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। अगर आपने नेगेटिव वोल्ट कितना लगाया, नेगेटिव पोटेंशियल 3 वोल्ट का। अब सारे इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे हैं वो यहाँ नहीं पहुंचेंगे, कुछ ही पहुंच पाएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है।
तो क्या हुआ, नेगेटिव पोटेंशियल लगाने से करंट, फोटो करंट कम हो गई, फोटो करंट कम हो गई, लेकिन जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, अभी भी है। हमने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमने नेगेटिव पोटेंशियल 4 वोल्ट लगा दिया। अब आप कह सकते हो कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है वो सब रुक जाएंगे, लेकिन अगर आपने नेगेटिव पोटेंशियल 5 वोल्ट का लगा दिया तो अब जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर है, कह सकते हो वो भी जब यहां पहुंचेगा और इस प्लेट को टच करने ही वाला होगा और रिवर्ट कर जाएगा, प्लेट को टच करने ही वाला होगा और रिवर्ट हो जाएगा, यानी अब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंचेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंचेगा, यानी फोटो करंट जीरो, फोटो करंट जो है वो जीरो हो जाएगी, राइट। उस पोटेंशियल को कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, उस पोटेंशियल को कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब फोटो करंट जीरो हो जाए। यानी डेफिनेशन लिखिए इसकी, मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड, मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप फोटो करंट, मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल लिखो, थोड़ा और अच्छा है, वापस बोल रहा हूं, मिनिमम रिटार्डिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप फोटो करंट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इसको V नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब ये निकाले कैसे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होना चाहिए, तो कंडीशन क्या है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाना चाहिए। तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो भी 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट जो भी होगी, यानी इतनी काइनेटिक एनर्जी कम हो जानी चाहिए। अगर V नॉट का आप नेगेटिव पोटेंशियल लगा रहे हो, V नॉट का नेगेटिव पोटेंशियल लगा रहे हो, रिटार्डिंग पोटेंशियल लगा रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी कम होगी, QV नॉट से, और हम चाहते हैं कि कितनी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, जो कि मैक्सिमम के बराबर हो, तो ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, QV नॉट, QV नॉट, यानी यहां से आप V नॉट निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 5 वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो नेगेटिव पोटेंशियल भी कितना लगाना था, 5 वोल्ट का। इवन अब आप इसको आगे इस तरह से भी रिलेट कर सकते हो, H न्यू माइनस H न्यू। इसको हम थोड़ा ग्राफिकली और समझा सकते हैं। लेट्स से ये y एक्सिस पर फोटो करंट, फोटो करंट ये जीरो पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है यहां पर V, अब यहां पर अगर आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, तो स्पीड बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की। अगर लेट से पहले पॉजिटिव पोटेंशियल की बात करें, जब हमने कोई पोटेंशियल नहीं लगाया तो फोटो करंट कुछ इतनी है, फोटो करंट इतनी है। अब आप क्या करो, पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उनकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो ये कह सकते हो कि करंट और पहले स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन स्पीड बढ़ने से फोटो करंट के मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आएगा, अभी भी उतने ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जितने फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं। फोटो करंट तो केवल फोटो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी। तो ये जो कर्व है पोटेंशियल आप बढ़ा रहे हो, इसमें कोई चेंज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये
पॉजिटिव पोटेंशियल। लेकिन अगर आपने नेगेटिव पोटेंशियल लगाया तो क्या होगा? -1 वोल्ट, -2 वोल्ट इस तरह से लगाया तो क्या होगा? क्या -1 वोल्ट पर करंट बिल्कुल जीरो हो जाएगी? लेकिन कम तो होगी, क्योंकि जिनकी काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है वो रुक जाएंगे। तो ये कर्व कुछ इस तरह से आता है, ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल कर्व, इस तरह से ये कर्व आता है। धीरे 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 यहाँ पर आके काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सॉरी यहाँ पर आके फोटो करंट क्या होगी? जीरो। यहाँ पर फोटो करंट जीरो होगी, मतलब अब कोई भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट तक नहीं पहुंच रहा है। यहाँ पर आके फोटो करंट जीरो होगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं पहुंच रहा है। तो ये जो पोटेंशियल होगा उसे हम क्या करेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, तो उस पर हमें नहीं जाना है। ये मैं डेटा एक्सपेरिमेंटल ले रहा हूँ। कर्व कुछ इसी तरह से रहता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेट लाइन, समथिंग थोड़ा कर्व वाला पार्ट होता है, वो एक्सपेरिमेंटल पार्ट है, उस पर नहीं जाना है। एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स है हमें केवल उनको देखना है कि रिजल्ट्स क्या है। बस हमें ये समझ में आना चाहिए कि हाँ यहाँ पर आके वो करंट जीरो हो गई, इसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये कर्व हमने प्लॉट किया पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट का, जो कि कुछ इस तरह से होगा। ये नेगेटिव पोटेंशियल यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब फोटो करंट क्या हो रही है? जीरो। तो कुछ नहीं, टर्म्स पता होनी चाहिए। 3 टर्म्स मेनली मैंने आपको यहाँ पर बताई, के इमेज, सेकेंड फोटो करंट, और थर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगा? इधर का के इमेज पर या नंबर ऑफ फोटॉन्स में, तो लिख सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट and is independent of photo intensity ठीक है। तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिजिक्स में भी है ये भी पार्ट, फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो। तो डुअल एडवांटेज है, क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं फिजिक्स या तो केमिस्ट्री या फिजिक्स में। पूरा एक कह सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर का डुअल एडवांटेज है, फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। तो इसीलिए इन चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स में इन पर क्वेश्चंस आते भी हैं, ऐसा नहीं आते हैं, फिजिक्स में भी आते हैं और केमिस्ट्री में भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो एक और पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सो फार हमने जो डिस्कशन किया है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, याद आ रहा है? कुछ क्वेश्चन था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप कर रहा है और सारी लाइंस हमने देखनी है, तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए? अगर हमें सारी लाइंस को ऑब्जर्व करना है तो मिनिमम कितने एटम्स होने चाहिए स्पेक्ट्रम में? जैसे मैंने कहा था 1 का तो कोई ज़्यादा सेंस नहीं बनता। अगर इलेक्ट्रॉन 2 से है 1 में जंप कर रहा है तो नंबर ऑफ एटम्स 1, 3 में है 1 में जंप कर रहा है, कितने एटम्स चाहिए? 1 इस लाइन के लिए, 2 इस लाइन। नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर कितने चाहिए? 2। फिर आई थिंक हमने कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर कितने चाहिए थे? 4। 1 2 3 यानी एन 3 में है, 2 में है, सॉरी यहाँ 4 में, यहाँ 3 में और यहाँ 2। क्वेश्चन यही था कि अगर बाय द वे 5th में है तो क्या करोगे? क्या इसी तरह से बार बार काउंट करेंगे? तो अच्छी खासी कैलकुलेशन
चलिए देखते हैं कोई जनरल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं क्या? कर सकते हो। एंड फॉर्मूला इज n-1 प्लस नंबर ऑफ एटम्स का नंबर ऑफ एटम्स n-1 प्लस n-3 प्लस n-5 एंड सो ऑन, जब तक कोई नेगेटिव टर्म नहीं आ जाती टिल 0। चेक कर सकते हो n अगर 2 में है तो एक एटम चाहिए, 3 में है तो 3-1 2 एटम चाहिए, ये 0 हो गई, तो आगे से कोई मतलब नहीं। अगर n 4 में है तो इस वाली टर्म से या इसके आगे वाली टर्म से कोई मतलब नहीं हो। अगर n 4 है तो यहां से 3 + 1 4। n 5 में है तो ये 0 हो जाएगा, इन दोनों से मतलब है 4 + 2 6 एटम्स चाहिए। n अगर 5 में तो 6 एटम्स चाहिए। कैसे आया फॉर्मूला? यस, डिराइव कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बहुत आसान सोचने का तरीका, और यही हमें सोचना है बेसिकली। आई थिंक मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला भी मेरी क्लास के किसी स्टूडेंट ने ही निकाला है, किसी स्टूडेंट ने ही निकाला, किसी बुक में मैंने ये फॉर्मूला नहीं देखा आज तक, राइट? तो एक स्टूडेंट ने ही निकाला है। मैंने भी किसी इनिशियली मैं भी इसी तरह से करता था, काउंटिंग करता था, बट किसी स्टूडेंट ने बताया और ऑब्वियसली उसने अपना थॉट यूज किया, कहीं से भी नहीं देखा, क्योंकि मैंने मुझे आज तक किसी भी बुक में नहीं देखा। हाँ, लेकिन फॉर्मूला आने के बाद समझ में आ जाता है कि क्या उसने कैसे डिराइव किया, वो भी बताया था उसने। देखिए, समझते हैं इस चीज को, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, मजा आता है। थॉट जो यूज किया उसने बहुत इंटरेस्टिंग थॉट था। दैट्स व्हाट इंजीनियर्स आर, मतलब इंजीनियर्स ही होते हैं, जो पहले कभी किसी ने नहीं किया वो इंजीनियर्स को करना होता है, जो पहले नहीं पता वो इंजीनियर्स करते हैं। यही तो काम इंजीनियर्स, बाकी तो कोई भी कर लेगा। जो चीज़ पहले हो चुकी, मशीन बन चुकी, उसको चलाने का काम तो कोई भी कर सकता है। मशीन खराब हो जाती है और खराब होने के बाद ये नहीं पता चलता है कैसे मशीन खराब हुई है, कैसे सही करना है, तब इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। नहीं तो वहां पर जो वर्कर्स होते हैं वो आपसे बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मशीन चला लेते हैं। आप सोचिए, कार, अगर मान लो एक कार को चलाने वाला अलग होता है और जो उसका मैकेनिक होता है, जिसको कार चलानी आती है, सपोज 200 km/h की स्पीड से उसको कार दे दो, उसको ठीक कर दो, उसे कुछ नहीं पता, नहीं पता। चलिए सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं बता रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए किसी लेवल में, अब यहां से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन कहां कहां जंप कर सकता है। 1 2 3 4 5 मैं इसकी बात करूं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ सकता है, ये एक लाइन, ठीक है। हम अभी के वो जंप्स यहां पर अभी हम काउंट कर रहे हैं, राइट नाउ हम वो जंप्स अब काउंट कर रहे हैं जिनमें या तो ये एटम और या तो ये लेवल और ये लेवल इन्वॉल्व है, या तो ये लेवल और ये लेवल इन्वॉल्व है, वो सारे जंप्स काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जंप है जिसमें ये दोनों लेवल इन्वॉल्व है, इसमें तो ये दोनों ही इन्वॉल्व है। हाँ, लेकिन ये वाला एक जंप है जिसमें ये इन्वॉल्व है, ये नहीं। हाँ, बट ये वाला एक और जंप है जिसमें ये इन्वॉल्व है, ये नहीं, ठीक है। ये एक और जंप है जिसमें ये लेवल इन्वॉल्व है और ये लेवल इन्वॉल्व है। ये एक और ऐसा जंप है जिसमें ये लेवल इन्वॉल्व है और ये लेवल भी इन्वॉल्व है। अब आप कह सकते हो इस जंप के लिए एक फोटोन चाहिए, इस जंप के लिए भी एक, इन दोनों जंप्स को मिला के एक फोटोन चाहिए या एक एटम चाहिए, सॉरी, इस जंप के लिए एक एटम चाहिए, इस दोनों जंप्स के लिए एक और एटम चाहिए, इन दोनों जंप के लिए एक और एटम चाहिए, इन दोनों जंप्स के लिए एक और एटम चाहिए।
यानी टोटल कितनी लाइंस होगी, 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस यहाँ पर हो चुकी है। अगर हम N5 में है 1 2 3 4 5 तो टोटल 10 लाइंस दिखती है। 10 लाइंस में इन 7 लाइंस के लिए तो आपको 4 एटम्स चाहिए ही चाहिए। अब आपने यहां पर वो सारे जंप्स कंसिडर कर लिए जिसमें या तो ये 5th लेवल इन्वॉल्व है या फिर ये 1st लेवल। सोच लो फर्स्ट में कहां से आ सकता है, 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है। काउंट करिए। और 5th से कहां जंप कर सकता है, 5th से 1 में, 5th से 2 में, 5th से 3 में और 5th से 2 में। यानी आपने 5th से रिलेटेड और 1 से रिलेटेड सारे जंप्स को कंसिडर कर लिया है। अब कौन से जंप्स बचे हैं आपके पास, कौन से जंप बचे हैं जिसमें ना तो 5th इन्वॉल्व होगा ना 1st इन्वॉल्व होगा, वो जंप्स बचे हैं आपके पास। तो अब क्या करो, आप यहां पर वो जंप्स चेक करो जिसमें ना तो 5th इन्वॉल्व है ना 1st इन्वॉल्व। ये वाले जंप्स बचे हैं। इसमें कह सकते हो ये यहां से एक जंप हो गया, ये यहां पर 4 और 2 6, ये आंसर 5 हो गए, सारे हो गए 7 8 9 10। ठीक है, अभी तो ये काउंटिंग की है। अब वो फॉर्मूला कैसे आएगा वो हमें देखना है। यहाँ पर वो फॉर्मूला कैसे आएगा वो हमें देखना है। तो अब देखिए फॉर्मूला कैसे हम निकाल सकते हैं। अब यहां से अब मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं, ये तो काउंटिंग बात है। अब इलेक्ट्रॉन 5th में है, तो अगर हम ये देख लें कि 5th से कहां 5th से जंप करने के कितने तरीके हैं, 5th से 1 में, 5th से 2 में, 5th से 3 में और 5th से 4 में। हर एक के लिए आपको एक यूनिक एटम चाहिए, हर एक के लिए एक यूनिक एटम चाहिए। तो 5th से जंप कितने तरह से हो सकता है, उसके नीचे वाले चारों लेवल्स में। 5th से जंप कहां हो सकता है, उसके नीचे वाले चारों लेवल्स में। तो यानी अगर इलेक्ट्रॉन किसी nth लेवल में है, nth लेवल से नीचे जंप करने के लिए कितने एटम्स चाहिए होंगे, n-1 एटम्स। जैसे यहाँ पर 5 था तो 4 एटम्स चाहिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए। लेकिन आपने अब यहाँ पर जब n-1 एटम्स लिए हैं तो यहाँ पर आपने 2 तरह के जंप्स को कंसिडर कर लिया। एक तो जिसमें 5th लेवल इन्वॉल्व है और एक जिसमें 1st लेवल इन्वॉल्व है। जिनमें ये दोनों लेवल्स इन्वॉल्व है उन सारे जंप्स को कंसिडर कर लिया है 5th से, यानी 5th से जंप होने वाले और 1 में आने वाले सारे फोटॉन्स को कंसिडर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन nth लेवल में है तो n-1 एटम्स चाहिए जिनमें वो जंप्स होंगे जिसमें या तो nth लेवल इन्वॉल्व होगा या 1st लेवल इन्वॉल्व होगा। n-1 एटम्स ऐसे चाहिए जिसमें या तो nth लेवल इन्वॉल्व होगा या 1 लेवल इन्वॉल्व होगा। वो सारे जंप्स हमने, यानी जिसमें nth लेवल इन्वॉल्व है और 1st लेवल इन्वॉल्व है, वो सारे कंसिडर कर लिए। अब हमने क्या किया, यहाँ से इस nth लेवल को हटा दिया, यहाँ से 1st को हटा दिया, यानी 2 एनर्जी लेवल्स गायब कर दिए। 2 एनर्जी लेवल्स गायब कर दिए। तो अब यहाँ पर n एनर्जी लेवल्स थे, यहाँ पर अब कितने एनर्जी लेवल्स बचे हमारे पास, n-2। अब यहाँ पर अगर n एनर्जी लेवल्स थे तो नंबर ऑफ एटम्स कितने चाहिए थे, n-1। अब लेवल कितने बचे, n-2। तो यहाँ पर इन सारी लाइंस को ऑब्जर्व करने के लिए कितने एटम्स चाहिए, n-3। फिर से 2 एटम गायब कर, 2 लेवल गायब कर दो, n-5। फिर से 2 लेवल गायब कर दो, n-7। अगर समझ में आया होगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और नहीं समझ में आया है तो फिर तो सोचना पड़ेगा, वापस सोचना पड़ेगा। चलो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा सिंपल सा है। यानी टॉप और बॉटम आपने
उन सभी जम्प्स को कंसिडर कर लिया जिसमें टॉप और बॉटम लेवल इन्वॉल्व है। टॉप और बॉटम लेवल इन्वॉल्व अगर इलेक्ट्रॉन nth लेवल में तो ऐसे n-1 एटम्स होंगे तो वो सारे जम्प्स पॉसिबल काउंट हम कर सकते हैं या पॉसिबल हो जाएंगे जिसमें ये सारी लाइंस ऑब्जर्व हो रही n-1 एटम्स। तो अब दो लेवल्स हटाते जाओगे तो n-1 फिर n-3 फिर n-1 और इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बार बार सुनो, समझना है, ठीक है। मैंने देखे थे, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट कुछ स्टूडेंट्स ने फॉर्मूले भेजे भी थे, बट उन्होंने अलग अलग तरह से काउंट किए थे। मैं वापस से नाम अभी याद नहीं आ रहा, देखूंगा, बट हाँ कि अगर इवन नंबर वाला केस है तो अलग है, ऑड नंबर वाले केस में अलग अलग फॉर्मूले। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, चाहे वो इवन नंबर में हो इलेक्ट्रॉन या ऑड नंबर में हो, एक ही फॉर्मूला है। कब तक लेना है? जब तक जीरो या नेगेटिव नहीं आ जाता। जब तक जीरो या नेगेटिव नहीं आ जाता है तब तक आपको काउंटिंग स्टार्ट, राइट, समेशन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो बोहर मॉडल था जस्ट आफ्टर रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल जो आया था वो आया था, रदरफोर्ड मॉडल जो आया था वो 1911 में आया था। उसके बाद 1915 के अराउंड बोहर ने अपना मॉडल प्रेजेंट किया था, 1915 के अराउंड। बट कह सकते हो कि इसके बाद जो है साइंस में जो चेंजेस हुए हैं वो पहले कभी भी नहीं हुए थे। जो थॉट चेंज हुआ है वो पहले कभी भी नहीं हुआ था। मेजर चेंजेस हुए, जैसा मैंने आपको बोहर्स के ड्रॉबैक में बताया था, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, जीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, ये बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। उसके साथ इशू ये भी था कि बोहर ने भी कह दिया कि ये ऑर्बिट्स होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, क्यों करेगा इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। एक तरह से वहां पर एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज्ड कर दिया, जैसे प्लैंक्स ने लाइट को क्वांटाइज्ड किया, बोहर ने एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज्ड कर दिया। इलेक्ट्रो कोई चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो वो ना तो एनर्जी एमिट करेगा ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा क्यों, इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो ये बहुत सारे ड्रॉबैक्स तो थे, और उसके अलावा कुछ और ऐसे इन्वेंशंस हुए जिसने साइंस को पूरा ही बदल दिया, क्या है उनकी बात करते हैं। तो जस्ट आफ्टर दैट एक और कह सकते हो इन्वेंशन है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, यस कह सकते हो अराउंड अर्ली 20th सेंचुरी, 1920 के आसपास, 1920 के आसपास। ये तो क्लियर हो गया कि जो लाइट होती है उसकी ड्यूअल नेचर होती है, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि वेव नेचर से क्या मतलब है और पार्टिकल नेचर से क्या मतलब है। मैंने आपको समझाया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कि जैसे ही प्लैंक्स ने कहा कि लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट, ये बेसिकली पार्टिकल नेचर है। यानी एक फोटोन ऑब्जॉर्व कर सकते, 2 कर सकते, 3 कर सकते, 4 कर सकते, या एमिट भी कर सकते। जैसे हम एक एटम ले सकते हैं, 2 एटम ले सकते हैं, आधा एटम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, उसी तरह से आधे फोटोन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो पूरा या जीरो। तो ये तो अच्छा खासा क्लियर हो गया था कि लाइट पजेस ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। लेकिन उसके बाद डी ब्रोगली ने कुछ ऐसा डिस्कवर किया जो पहले नहीं पता। यानी अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि लाइट की ड्यूअल नेचर होती है, यानी स्टार्टिंग कहां से हुई, लाइट की वेव नेचर होती है, बट फिर हमें लगा कि नहीं, लाइट की पार्टिकल नेचर होती है। लेकिन डी ब्रोगली से पहले तो ये था कि पार्टिकल की तो पार्टिकल नेचर ही होती है, बट डी ब्रोगली ने कहा कि ऐसा नहीं है, लाइट की तरह पार्टिकल्स की भी ड्यूअल नेचर होती है, पार्टिकल्स की भी पार्टिकल नेचर होती है और पार्टिकल की भी वेव नेचर होती है। कह सकते हो एक और धमाका, झटका, धमाका, वॉटएवर जो आपको पहले वेव ने यानी वेव की पार्टिकल नेचर समझ में नहीं आ रही थी और अब पार्टिकल की भी वेव नेचर। ये क्या है?
और क्यों कहा उसने, पहले इसकी भी बात करते। तो क्यों ऐसा कहा, इसको फिनमैन ने बहुत सिंपल वे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो बुक पढ़ सकता है, बट पूरी बुक की जरूरत नहीं है। फिनमैन की बुक्स आती है फिजिक्स की, केमिस्ट्री में नहीं आती, फिजिक्स की बुक आती है फिनमैन सीरीज, उसमें 3rd वॉल्यूम में चैप्टर 1 है जो कि बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करता है, बहुत सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन करता है, वही मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। दो ये सिलेबस में तो नहीं है देखो, लेकिन फिर भी पढ़ने में मजा आता है, अच्छा लगता है, ताकि हाँ कुछ हमें समझ में आया है। ये सब एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस है देखो, अब सब हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बेसिस पे लेंगे। लाइट की वेव नेचर की हम बात करते हैं, वेव नेचर क्या है, जो रिफ्लेक्शन शो करे, रिफ्रैक्शन शो करे, डाइफ्रैक्शन शो करे, ये वेव नेचर, बड़ी सिंपल सी बात है। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये लाइट की वेव नेचर नहीं है, ये लाइट की पार्टिकल नेचर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये लाइट की पार्टिकल नेचर है, क्योंकि उसी से एक्सप्लेन होते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये लाइट की वेव नेचर को शो करते हैं, राइट। ये हम पहले सब डिस्कस कर चुके हैं। तो अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पर आते हैं। एक्चुअली फिनमैन, डी ब्रोगली ने एग्जैक्ट डी ब्रोगली के एक्सपेरिमेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बट जो रिजल्ट्स है उनको फिनमैन ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ, बट थोड़ा इमेजिनेशन है, बट समझ में बहुत अच्छी तरह से आता है। फिनमैन ने क्या किया, एक यूं कह दो कि एक प्लेट ली, उस प्लेट में समथिंग लाइक 2 इस तरह के छोटे छोटे होल्स थे, अपर्चर जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। और इमेजिन करो इससे बहुत दूर, ये तो मैंने दिखाने के लिए, ये होल्स जो इतने दूर दूर भी नहीं थे, पास पास थे, ताकि दिखने डायग्राम अच्छा सा दिखे। और इससे थोड़ी दूर पर एक, ये मान के चलो कि गन रख दी, जिससे बुलेट्स फायर कर रहे हैं, AK-47 या जो भी हो, सडनली बहुत सारी बुलेट्स स्पीड से दूर, काफी दूर रखी। इवन मैं आपको तो जैसे आपने गन्स से जब देखो, ऑब्वियसली एक्चुअल गन्स तो आप फायर नहीं करते होंगे, बट आजकल जो इवन गन्स आती, नर्फ की गन्स जो आती है, उनसे भी बुलेट फायर करोगे ना, जो भी उनकी बुलेट्स होती देखोगे तो वो स्ट्रेट पाथ में नहीं ट्रेवल करती, वो भी थोड़ा सा मूव कर देती है इस तरह से। तो यहां से इमेजिन करो बुलेट्स फायर कर रहे हैं, ठीक है, नर्फ की गन लेके कंटिन्यूसली बुलेट्स फायर कर रहे हैं। और यहां पर हमने क्या किया, अब यहां पर तो मैं एक्चुअल बुलेट्स इमेजिन करो, एक्चुअल बुलेट्स इमेजिन करो, इमेजिन ही तो करना है, फिर इमेजिन ही करना है तो नर्फ की गन से क्यों करें, एक्चुअल इमेजिन करें AK-47 हाथ में है और फायर कर रहे हैं, नहीं अच्छा लगेगा। तो और यहां से ऑब्वियसली ये होल इतना बड़ा है कि इसमें से बुलेट्स निकल जाए, इतना बड़ा है ये होल, ये फर्स्ट अपर्चर, ये सेकंड अपर्चर, ठीक है। क्या किया फिनमैन ने, पहले इस अपर्चर को बंद कर दिया और एक ही अपर्चर था, तो अब क्या होगा, बुलेट्स फायर की होगा क्या, कुछ बुलेट्स यहाँ से डायरेक्ट इस अपर्चर्स में से बाहर निकल जाएगी और वो डायरेक्टली यहाँ पर टकरा जाएगी। वुडन ब्लॉक मान लीजिए, तो समथिंग लाइक एक वुडन ब्लॉक है, जहाँ पर जब बुलेट्स टकराएगी तो हमें इंप्रेशन दिख जाएगा कि बुलेट्स टकरा रही है, या कुछ डिटेक्टर यहाँ पर रखा हुआ है जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पर कितनी बुलेट्स टकरा रही है, 1 2 3 4 5 कितनी बुलेट्स यहाँ पर टकरा रही है, वो हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, कुछ बुलेट्स जो होगी हो सकता है इसके एजेस से भी टकरा जाए, तो एकदम बहुत स्ट्रेट पाथ तो नहीं होता, एजेस से भी टकरा सकती, तो जो एजेस से टकराएगी वो हो सकता है फिर यहाँ कहीं टकरा जाए, यहाँ से डायरेक्शन बदल जाएगी, इधर आके टकरा सकती, इधर आके टकरा सकती। तो ऐसा नहीं कि सारी बुलेट्स यहीं पर टकराएगी, यहाँ पे भी टकराएगी, हाँ, बट डेफिनेटली यहाँ पर नंबर ऑफ बुलेट्स जो टकराएगी वो सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पर फिर कम होती जाएगी। तो अगर हम देखें तो ये कर्व कुछ इस तरह से आता है, ये कर्व मैं बना रहा हूँ, ये कर्व मान के चलो कि ये वाई एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, तो ये हाइट जो है ना, ये यहाँ पर नंबर ऑफ बुलेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। हाइट ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा बुलेट्स टकरा रही है, यहाँ पर हाइट कम है, कम बुलेट्स टकरा रही है, यहाँ और कम है, कम बुलेट्स टकरा रही है, इस तरह से ही कर रहा है। इसे मैं T1 कर देता हूं। अब क्या हुआ, इसको बंद कर दिया, इसको ओपन किया,
ऐसा नहीं कि बुलेट गन की डायरेक्शन बदल रहे हैं कि इधर से नहीं अब नीचे की तरफ नहीं, गन तो दूर सीधी रखी हुई मान के चलो, ये बहुत दूर है तो टकरा है, गन बहुत दूर रखे हुए। पहले जब ये हॉल बंद था तो ऐसा हो सकता है कुछ बुलेट्स इधर भी आई हो, लेकिन ये हॉल बंद था, ये अपर्चर बंद था तो यहीं से टकरा के रुकी। अब यहाँ से बुलेट्स पास हो रही हैं, इसको बंद किया हुआ था, इसको बंद किया हुआ था तो यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ बुलेट्स टकराएगी और इधर कम होती जाएगी। तो जैसा कर यहाँ हमें मिला था ऑलमोस्ट उसी तरह का कर यहाँ पर भी मिलेगा, ऑलमोस्ट उसी तरह का कर यहाँ पर भी मिलेगा, बराबर ही है, थोड़ा बहुत कर देखिए। अब हमने क्या किया, दोनों अपर्चर्स को, दोनों होल्स को ओपन करके फिर सामने से बुलेट्स फायर किए, दोनों को एक साथ ओपन कर दिया। अभी तो क्या था 1 बाय 1 इसको ओपन रखा, इसको बंद किया, फिर इसको बंद किया, इसको ओपन रखा, तो कर्व इस तरह से है, ये P1 ये P2। अब हमने क्या किया, दोनों को ओपन कर दिया तो हम क्या देखते हैं कि ये कर्व जो है कुछ इस तरह से आता है, यानी P1 प्लस P2 कह सकते हो। मतलब क्या हो, ये ऐसा नहीं कम हो गया, मैंने जस्ट स्केल आप सोच सकते हो कम ज्यादा कर दी, बट ये सिंपली P1 प्लस P2, यानी इस पोजीशन पर इस बॉल के कारण कुछ बुलेट्स टकरा रही थी, इसके कारण भी कुछ टकरा रही थी, तो अब नंबर ऑफ बुलेट्स जो यहाँ टकराएगी वो पहले से ज्यादा होगी, तो वो P1 प्लस P2। बड़ा लॉजिकल है कि कुछ बुलेट्स यहाँ से भी इस वाले बॉल से टकराएगी, कुछ बुलेट्स इस वाले से टकराएगी, तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ बुलेट्स जो टकराएगी वो पहले से ज्यादा होगी, तो सिंपली कर P1 प्लस P2। ये इस तरह से ही कुछ आता है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही शेप हो, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, ये डिपेंड करता है कि ये होल्स कितने पास है कितने दूर है, इस पर भी डिपेंड करे, यूं भी हो सकता है। कुल मिला के समेशन है P1 प्लस P2, राइट। और अगेन एक और चीज, बुलेट्स जब भी टकराएगी तो क्लिक क्लिक यानी टकराएगी, ऑब्वियसली आवाज भी आएगी, क्लिक क्लिक क्लिक, ठीक है, थोड़ी बहुत आवाज कम ज्यादा हो सकती है, बट मोर और लेस वो सेम हो। ऑब्वियस चीज है, ये बुलेट्स की पार्टिकल नेचर है कि या तो बुलेट्स यहां से निकल रही है या यहां से निकल रही है, दैट शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ बुलेट्स। अब देखते हैं वेव नेचर क्या होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक लाइट का सोर्स ऑफ लाइट, यानी कोई टॉर्च रखती, इस तरह से कोई सोर्स ऑफ लाइट हमने यहां पर रखती, ठीक है, और यहां पर फिर से एक स्क्रीन रखी। हमने क्या किया, यहां से लाइट आ रही, इस वाले को बंद कर दिया, अपर्चर को इसको खुला रखा 1 को, और देखा कि यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस को कह सकते हो, इंटेंसिटी को हमने चेक किया। हमने क्या देखा कि इस पॉइंट पर ब्राइट स्पॉट था, जैसे से दूर जा रहे हैं तो वो ब्राइटनेस जो है वो कम हो गई, यानी यहाँ पर ब्राइट इंटेंसिटी बोल सकते हो, और ब्राइटनेस यहाँ पर ब्राइटनेस सबसे ज्यादा थी, फिर धीरे धीरे कम डीम होती जा रही। हाँ, वही डायफ्रैक्शन के कारण, ऐसा नहीं केवल लाइट यहीं पर दिखेगी, लाइट इसके आसपास भी दिखेगी। इसको बंद कर दिया, इसको ओपन किया, ये अब इंटेंसिटी तो मैं आई लिख देता हूँ, और कुछ ये कर कुछ इस तरह से है, ये आई। लेकिन अब हमने क्या किया, एक साथ दोनों ही अपर्चर ओपन कर दिए, दोनों ही अपर्चर एक साथ ओपन कर दिए, तो क्या सोचते हैं अब ऐसा होगा? नहीं, अब ऐसा नहीं, एक और कुछ इस तरह से। दैट इज वेव नेचर। क्या हो, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि जब लाइट, अब दोनों ही अपर्चर ओपन है तो लाइट यहां से भी निकली, यहां से भी निकली, और क्या हुआ, इंटरफ्रेंस हो गया। अब डिपेंडिंग अपॉन, कुछ जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हुआ, कुछ जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हुआ, तो जहां कंस्ट्रक्टिव हुआ वहां लाइट का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हुआ लाइट का एम्पलीट्यूड कम हो गया। तो एम्पलीट्यूड जो है बेसिकली लाइट की जो इंटेंसिटी होती है उसकी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जहां एम्पलीट्यूड बढ़ गया वहां ब्राइटनेस बढ़ गई, जहां एम्पलीट्यूड कम हो गया वहां ब्राइटनेस कम हो गई। तो यहां पर कह सकते हो इस जगह पर यहां से भी लाइट पहुंच रही है, यहां से भी पहुंच रही है, लेकिन दोनों में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। यहाँ पर दोनों के, यहाँ से भी लाइट पहुंच रही है, यहाँ से भी पहुंच रही है, और दोनों में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ वहाँ ब्राइटनेस बढ़ गई, जहाँ डिस्ट्रक्टिव हुआ वहाँ ब्राइटनेस कम हो गई। तो इस तरह से आपको इसे बोला जाता है, यानी ये ब्राइट स्पॉट, ये डार्क स्पॉट, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, इस तरह से दिखेगा आपको।
फ्रिंजेस बोला जाता है, फ्रिंजेस बोला जाता है। These fringes are due to interference of light. These are due to interference of light. This is the wave nature of light. लाइट अगर है तो वो इस तरह का पैटर्न शो करेगी, और पार्टिकल है वैसा। ये एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर हम एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं कि वेव नेचर के क्या रिजल्ट्स होते हैं और पार्टिकल नेचर के क्या रिजल्ट्स होते हैं। ये आप यहां से देख सकते हो। समझ में आई मेरी बात? पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। जो इस तरह से रिजल्ट देगा वो पार्टिकल है, जो इसके रिजल्ट इस तरह से होंगे वो वेव है। ठीक है, समझ में आ गया? ये वर्ड इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने क्या किया, यहां पर एक सोर्स यूज किया, इलेक्ट्रॉन का सोर्स। ठीक है, बहुत सारे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है वो बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं। बीटा पार्टिकल बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से होता है। तो हमने यहाँ पर इमेजिन करी एक इलेक्ट्रॉन का कोई सोर्स रख दिया और फिर से सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। पहले इसको ओपन किया, इसको बंद रखा, फिर इसको ओपन कर दिया, इसको बंद कर दिया, 1 बाय 1 किया। तो कह सकते हो कि रिजल्ट इसी तरह से आए। जब इसको बंद किया तो ये I1 वाला, इसको बंद किया तो I2 वाला। जैसे यहाँ आ रहा था वैसे यहाँ आ रहा। डिफरेंस यहाँ तक नहीं, डिफरेंस यहाँ पर ये इस वाले पार्ट में और इस वाले। और अब हमने क्या किया, एक साथ दोनों ही अपर्चर ओपन कर दिए, दोनों ही अपर्चर ओपन कर दिए। यस, अभी तक तो हमें यही पता कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होते हैं और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल यानी जिसे बुलेट्स है उसी तरह से तो ये पैटर्न होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो पैटर्न मिला वो इस तरह से, मतलब इलेक्ट्रॉन्स इंटरफेरेंस शो कर रहे हैं, पार्टिकल्स इंटरफेरेंस शो कर रहे हैं। देखिए ये बहुत ये जो मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट, ये रोंगटे खड़े करने वाला है, बट पता होगा, समझ में आएगा तभी रोंगटे खड़े होंगे। क्योंकि जो फील नहीं यार, ये स्टेट क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, वेव नेचर, ड्यूअल नेचर, पता नहीं पार्टिकल नेचर, कुछ भी बोल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट ये स्टेटमेंट जो है ये रोंगटे खड़े करने वाला है। तो ये क्या है, इंटरफेरेंस होगा इलेक्ट्रॉन्स में, ये बड़ा अजीब सा है। अब यहां पर भी आप इसको ऐसे कह सकते हो, ये तो क्लियर हो गया कि हाँ ये वेव नेचर शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो रिजल्ट्स हैं these are showing wave nature of electron। और यही डी ब्रोगली ने कहा है कि लाइट की तरह पार्टिकल्स भी ड्यूअल नेचर शो करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो डेफिनेटली ये थोड़ा मिस्टीरियस है। अच्छा, बहुतों को क्या लगता है जब मैं ये बोलता हूँ कि लाइट वेव नेचर शो कर रही है, तो बहुतों को ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा पहले हम ये सोचते थे कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ट्रेवल कर रहे होंगे, तो अब सबने सर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स वेव नेचर शो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, ये वेव नेचर होगी इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ से इस तरह से ऐसे ऊपर नीचे ऐसा नहीं है। तो जैसे ही मैं स्टेटमेंट बोलता हूं ऐसा नहीं है, तो बहुतों को लगता है, बहुत नेचुरली एक क्वेश्चन सबके माइंड में आता है, ठीक है सर तो कैसा है, ऐसा नहीं है तो आप बता दो कैसा है, जिसका मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। ऐसा नहीं है ये मुझे पता है, लेकिन कैसा है ये कोई नहीं जानता। अगर मैं आपसे कहूं कि फोटोन लाइट की वेव नेचर होती है, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स, तो इसका मतलब क्या फोटोन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, फोटोन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसा है क्या? ये नहीं है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़े हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में क्या ऐसा दिखाया मैंने कि फोटोन यूं जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो तो स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करते हैं। वेव नेचर का मतलब ये नहीं कि कोई ऐसे ट्रेवल कर रहा है तो वो वेव नेचर हो गई।
जो इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन शो करे, वो वेव नेचर है। तो पहली चीज तो ये दिमाग से निकाल दो, इलेक्ट्रॉन अगर मैं कह रहा हूँ वेव नेचर है, तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा मूव कर रहे होंगे, बट कैसे कर रहे होंगे ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, इमेजिन नहीं कर सकते आप। फोटोन को पहले सोच के देखो, अगर आपको लग रहा है फोटोन कैसे मूव करते हैं, आपको पता है? नहीं। तो पिक्चर बनाने की कोशिश मत करो। पहली चीज तो पिक्चर कुछ भी नहीं बना सकते। वेव वर्ड जैसे यूज किया, पिक्चर बनना गया है। इलेक्ट्रॉन दिखता है, वेव नहीं दिखती है। पार्टिकल्स दिखते हैं, वेव नहीं दिखती है। वेव अब आपको नहीं दिखने वाली है। इवन यानी मिस्ट्री है, थोड़ा सा कह सकते हो सर बड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूजन सब कंफ्यूजिंग तो है। ये सब कंफ्यूजिंग है। ये नेचर बड़ी कंफ्यूजिंग है भाई। नेचर में इतनी कंफ्यूजन क्रिएट किया, जिसने भी किया पता नहीं व्हाटएवर, बट इन्होंने इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया कि आप और हम सबको सही सही नहीं समझ सकते। वो कहते हैं ना, हम समझने की कोशिश करें नेचर को तो नहीं समझ सकते, क्योंकि नेचर ने कंफ्यूजन क्रिएट किया है ताकि आप और हम कुछ ना समझें। इवन मैं बताता हूँ कंफ्यूजन बहुत बड़ा है। कैसे? तो यहां पर क्या किया, जैसे इंटरफेरेंस में कैसे होता है भाई, इंटरफेरेंस के लिए क्या है, जैसे वेव यहां से भी आनी चाहिए। लाइट की बात करूं, लाइट वेव यहां से भी आ रही है, यहां से भी आ रही है, तो दोनों के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है। तो हमने क्या किया, यहां से जो भी मान के चलो इलेक्ट्रॉन्स थे स्ट्राइक कर रहे थे, तो हमने एक टाइम पर एक एक इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करा। एक इलेक्ट्रॉन जो वो स्ट्राइक कर गया, फिर दूसरा, फिर वो स्ट्राइक कर गया, फिर तीसरा, फिर इस तरह से 1 बाय 1 करके। लेकिन हमने क्या देखा, अब एक इलेक्ट्रॉन अगर है, एक ही तो आपने दोनों होल ओपन किए हुए, बट इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो इससे जाएगा या इससे जाएगा, और अगर इससे जाएगा या केवल इससे जाएगा तो कोई इंटरफेरेंस तो हो ही नहीं सकता। इंटरफेरेंस के लिए यहां से और यहां से दोनों होना चाहिए। जैसे वेव, अगर वेव भी यहां इसको बंद कर दो तो कौन सा इंटरफेरेंस है, क्योंकि केवल यहीं से होगा। तो हमने 1 बाय 1 के एक एक इलेक्ट्रॉन पास किए, लेकिन अगर दोनों होल ओपन थे तो हमने क्या देखा, दोनों होल ओपन है तब भी इंटरफेरेंस हो रहा है। यानी एक इलेक्ट्रॉन हमने भेजा, फिर रुके, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ से भेजा वो टूट गया 2 पार्ट में। ऐसा एक आधा इधर से जा रहा है, आधा इधर से जा रहा है, और फिर दोनों के बीच में इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन टूट रहा है। अगर हमें इस इंटरफेरेंस को समझाना है तो इसी बोलना पड़ेगा भाई, इंटरफेरेंस हो रहा है, इसका मतलब यहां से दोनों से एक साथ निकलना चाहिए, तो भी इंटरफेरेंस होगा। इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन आपने तो एक ही भेजा, तो वो टूटना चाहिए। अजीब सा इलेक्ट्रॉन स्प्लिट हो रहा है, जैसे क्यों कहते, हाँ वो होता ना किसी साउथ की मूवी में नहीं होता, जैसे एक बुलेट फायर करो, सामने बीच में एक ब्लेड होती है और बुलेट 2 पार्ट में टूट जाती है, ऐसा कुछ स्प्लिटिंग नहीं। हाँ फिल्मी टाइप की, सब फिल्मी टाइप ही है। तो एक काम किया गया थोड़ा और इसको समझने के लिए, एक्चुअली क्या किया, यहाँ पर एक लाइट का सोर्स रख दिया, लाइट सोर्स रख दिया। क्या यूज है इस लाइट सोर्स का? अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन देखो यहां से निकलेगा तो ये लाइट सोर्स क्या एमिट कर रहा है, फोटोन एमिट कर रहा है। तो ये जो लाइट्स, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहां पर से जो लाइट निकल रही है उसको थोड़ा स्कैटर कर देगा, यानी यहां से जब वो निकलेगा तो स्कैटरिंग हो जाएगी। फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो यहां से थोड़ा सा फ्लैश जनरेट होगा, यार ये फोटोन किसी से टकराए मतलब इलेक्ट्रॉन पास हो यहाँ से। और अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तो यहां से कुछ स्कैटरिंग होगी, यानी फ्लैश जनरेट होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा। अगर इधर से फ्लैश जनरेट हो रहा है तो समझ जाओ इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है, इधर फ्लैश जनरेट हो रहा है तो समझ जाओ इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है, और दोनों जगह फ्लैश जनरेट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों जगह से निकल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन स्प्लिट हो रहा है। तो ऐसे ही किया, एक लाइट सोर्स रख दिया, यहाँ पर लाइट का सोर्स रख दिया, और फिर से इलेक्ट्रॉन पास करना स्टार्ट किया। तो हमने क्या देखा
कि फ्लैश या तो यहां से जनरेट होता है, यानी यहां से, या फिर यहां से, दोनों से एक साथ नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉन टूट तो नहीं रहा, स्प्लिट तो नहीं हो रहा। इससे ये तो पता चला जो स्प्लिटिंग की मैं बात कर रहा हूं तो सही नहीं। तो क्वेश्चन आता है सर फिर स्प्लिटिंग नहीं हो रही तो फिर तो इंटरफ्रेंस भी नहीं हो रहा होगा, फिर इंटरफ्रेंस कैसे? तो यहां पर क्या हुआ, जब आपने यहां पर एक लाइट सोर्स रखा, लाइट का सोर्स रखा, उसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को पास कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपने एक लाइट का सोर्स यहां पर रखा और हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन या तो इस होल से पास कर रहा है या इस होल से पास कर रहा है, यानी हम ये डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है या यहां से निकल रहा है। और जैसे ही आपने ये डिटेक्ट किया कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है या यहां से निकल रहा है, अब की बार यहां पर फ्रिंजेस नहीं आ रही है, अब की बार जो पैटर्न आया वो ऐसा आ गया। मतलब जैसे ही आपने एक लाइट सोर्स यहां पर रखा, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करने लग गया? पार्टिकल की तरह। यानी आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन या तो यहां से आएगा या यहां से आएगा। जैसे आपने ये पता किया वो पार्टिकल की तरह बिहेव करने लग गया। और जैसे लाइट सोर्स को हटाया वो फिर से वेव नेचर की तरह बिहेव करने लगे। यानी हमारा कंफ्यूजन वही रह गया। यानी ये जो क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉन स्प्लिट नहीं कर रहा है, उसका आंसर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने ये सोर्स रखा वो पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करने लग गया, और सोर्स हटाया वो वेव नेचर की तरह। बहुत मिस्ट्री, बहुत कंफ्यूजन, बहुत मिस्टीरियस भाई। इसीलिए तो सालों तक नहीं पता चला। कोई साइंटिस्ट ऐसा नहीं, हमारे साइंटिस्ट बहुत एक्सपर्ट्स थे, आज भी नहीं है हमारे पास इसका कोई मिस्ट्री है। इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रेवल करते हैं, पार्टिकल्स कैसे ट्रेवल करते हैं, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अभी चल के फॉर्मूला हम देंगे, बट देखा जाए तो ये कहा जाता है ये जो बुलेट्स है ना, ये बुलेट्स का पैटर्न भी इसी तरह से आता है। ये बुलेट्स तो आपका ना ऐसे यानी यहाँ पर हमें क्या लग रहा है, हर जगह बुलेट्स टकरा रही, एक तरह से ही हुआ, यहाँ पे भी टकरा रही, यहाँ पे भी टकरा रही, इसीलिए कर ऐसा है। जबकि यहाँ पर हम क्या करें कि यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ बहुत कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ बहुत कम है। यानी यूं कहे तो यहाँ लाइट टकरा रही है, यहाँ बहुत कम, मतलब नहीं टकरा रही है, यहाँ टकरा रही है, यहाँ नहीं टकरा रही है, यहाँ टकरा रही है, यहाँ नहीं टकरा रही है, यहाँ टकरा रही है, यहाँ नहीं टकरा रही है, यही हो रहा है। जबकि यहाँ पर हम कह रहे हैं हर जगह बुलेट्स टकरा रही है। तो मैं आपको बता दूं, बुलेट्स के केस में भी ऐसा नहीं, हर जगह बुलेट्स नहीं टकरा रही। एक्चुअली ये जो पैटर्न आप देख रहे हो ना, देखा जाए तो ये भी इस तरह से, यानी बुलेट्स जो है यहाँ टकरा रही है, इसके जस्ट पास में नहीं टकरा रही, यहाँ टकरा रही है, इसके जस्ट पास में नहीं, फिर यहाँ टकरा रही, फिर इसके पास। लेकिन ये इतनी पास में है डिस्टेंस कि हमें लग रहा है कि हर जगह बुलेट्स टकरा रही है, हर जगह बुलेट्स टकरा रही है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं है। ये वही वाला लॉजिक हो गया, ये वही वाला लॉजिक हो गया कि आप जिस स्केल पर आप सोच रहे हो, आपको तो लग रहा है कि हर जगह पर बुलेट्स टकरा रही है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको बहुत छोटे लेवल पर जाना, शायद एंगस्ट्रॉम लेवल तक। लेकिन वो बुलेट्स की साइज ही बहुत बड़ी, तो हम क्या पता करें बुलेट्स की साइज ही वो वाली बात होती। मार्केट में जाओ, क्या 1 मिलीग्राम गोल्ड खरीद कर सकते हो? खरीद सकते हैं। 2 मिलीग्राम 3 मिलीग्राम है बहुत, खरीद सकते हैं। 1 ग्राम 2 ग्राम 1 टन 2 टन कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आएगी? जब आप AMU लेवल पर जाओगी। आप या तो 197 AMU खरीद सकते हो, या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स। आप 300 AMU गोल्ड नहीं खरीद सकते। तो यहां पर अब वेवलेंथ, यानी ये कितना पास हुई, एक्चुअली आगे भी मैं फॉर्मूला बताऊंगा, सब बताऊंगा। एक्चुअली बुलेट्स की भी वेवलेंथ होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है। तो इसीलिए यानी ये जो दो मैक्सिमा का डिफरेंस आप देख रहे हो ना, ये इतना कम है कि हमें लग रहा है कि ये तो एक ही साथ है, जबकि यहाँ पर वेवलेंथ ज्यादा है, इसीलिए आप इनको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, डिफरेंशिएट कर। तो देखिए, कुछ नहीं, जनरल डिस्कशन था। होपफुली आपको पसंद आया होगा। मुझे पढ़ाने में मजा आता है,
दो ये सब जेई में नहीं पूछा जाएगा, बट फील लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बोर मॉडल खत्म, अब चलो श्रोडिंगर पर आ जाते हैं कि वेव नेचर है। अरे क्यों सबका, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये हिस्ट्री के थ्रू जाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा इस चैप्टर में, बिना हिस्ट्री के जाओगे ना तो नहीं समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्यों हम सब इस तरह से सोच रहे हैं। यानी बहुत सारी मैं बातें करूंगा अब यहाँ पर, अभी जो नेक्स्ट कुछ और लेक्चर्स है उसमें हम इसी तरह की कुछ बातें करेंगे। आउटपुट क्या होगा वो नहीं पता। आप कह सकते हो सर आपकी इन बातों का आउटपुट सोचोगे तो पता ही नहीं। आप सोचो मैं आई थिंक हाफ एन आवर या मोर देन 45 मिनट्स में ये डिस्कस कर रहा हूँ, आप देखोगे क्या है सर, पता नहीं क्या है। ठीक है, तो कोई पढ़ना चाहता है इस चीज को, एग्जैक्टली फिनमेन की वॉल्यूम 3 है, बट पूरी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, तो हो सके तो कोशिश करना। अच्छा मैं कोशिश करूंगा कुछ इसके फोटोज जो है बहुत क्लियरली बट व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, तो आप उससे पढ़ सकते हो, है ना। ये मैं करता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।